नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे यहाँ सिर्फ निबंध लिखे जाते हैं। बहुत एक्टिविटी दिखानी हो तो एक आध सेमिनार वगैरह करवा लिया जाता है। राजनीति में पर्यावरण के लिए जगह नहीं है। पर्यावरण और उसे लेकर नियमन का जिक्र होता भी है तो तभी जब कोई रेल लाइन, खदान या फैक्ट्री जंगल में बनने वाली होती है और आदिवासी विरोध करने को मजबूर होते हैं। भारतीय राजनीति में पर्यावरण का जिक्र महज विकास के बाधक की तरह होता आया है अब तक। जब दिल्ली का आसमान पराली के धुएं या दिवाली के पटाखों से स्याह होता है, बस तब एयर क्वालिटी को लेकर थोड़ी बहुत बातचीत हमारे यहाँ होती है, बयानबाजी होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात एकदम बदल जाती है। यहाँ भारत जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों के हितों को लेकर लगातार मुखर रहता है। भारत चाहता है कि उसे और दूसरे विकासशील देशों को भी विकास के वैसे ही मौके मिलें जैसे यूरोप और अमेरिका के देशों को मिले थे, और इसी के साथ भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने में अपने हिस्से का योगदान भी देता जाए। लेकिन ये योगदान हम देना चाहते हैं हमारी अपनी शर्तों पर, और ये शर्तें क्या होंगी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बता दिया है। उन्होंने पंचामृत का नारा दिया है, 5 वादे जिन्हें भारत 2030 से लेकर 2070 के बीच पूरा करेगा। आज दिन की बड़ी खबर में हम आपको इन्हीं वादों के बारे में बताएंगे और उस आरोप का भी जवाब देंगे जिसमें कहा जा रहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरे मन से काम नहीं कर रहा। ये समझेंगे कि कैसे विकसित देशों ने अपने हिस्से का प्रदूषण करके उन देशों पर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा लाद दिया है जिन्हें वो सदियों से लूटते रहे। ये सारी बातचीत होगी, लेकिन पहले हम गौर करेंगे सुर्खियों पर। पहली सुर्खी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार अब एक कानून बनाने जा रही है जिसके तहत दंगों या प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों या प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। इस कानून का नाम होगा द प्रिवेंशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज एंड रिकवरी एक्ट। इस कानून के तहत अलग अलग शहरों में ट्राइब्यूनल स्थापित की जाएंगी। इनमें डायरेक्टर जनरल रैंक के पुलिस अधिकारी और सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। ये ट्राइब्यूनल जिला कलेक्टर द्वारा भेजी जानकारी के आधार पर सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करेगी। फिर इस नुकसान की भरपाई दंगाइयों या प्रदर्शनकारियों पर जुर्माना लगाकर की जाएगी। इन ट्राइब्यूनल्स के अधिकार एक दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की तरह होंगे और इनके फैसलों को चुनौती देने के लिए आपको कम से कम हाई कोर्ट जाना होगा। मतलब मामला गंभीर होने वाला है। मध्य प्रदेश से पहले कम से कम 3 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा इसी तरह की कोशिश कानून या अध्यादेश के रास्ते कर चुके हैं, और इन सारी कोशिशों का आधार है 2009 में आया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में सरकारी संपत्ति को पहुंचे नुकसान का स्वतः संज्ञान लिया था और 2 कमेटियां बनाई थी। इनके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जस्टिस केटी थॉमस और वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन। फली नरीमन के बेटे रोहिंटन नरीमन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे। खैर, कमिटीज पर लौटते हैं। कमेटियों की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में 10 बिंदुओं की एक गाइडलाइन दी। इन्हीं गाइडलाइंस में यह कहा गया था सबसे पहले कि नुकसान की भरपाई नुकसान करने वालों से की जाए। गाइडलाइंस के मुताबिक सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स को एक सिस्टम तैयार करना था जिससे नुकसान और मुआवजा तय होता। एक से ज्यादा राज्यों के मामले में यही काम सुप्रीम कोर्ट को करना था। नुकसान और मुआवजे का अंतिम फैसला करना था एक क्लेम कमिश्नर को। अब ये क्लेम कमिश्नर हाई कोर्ट या जिला न्यायालय के सेवारत जज होते। अदालत ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार एक तरफा तरीके से जुर्माना नहीं लगा सकती है, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जिस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा रहा है उसे सुनवाई का मौका भी मिलना चाहिए। ऐसे कानूनों की भावना बहुत अच्छी है, या ऐसा कहा तो जाता ही है। सही भी है कि जिसने नुकसान किया उसे भरना भी चाहिए। चिंता सिर्फ उन आरोपों से होती है जिनमें अलग अलग सूबों की सरकारों पर आरोप लगे हैं कई बार कि उन्होंने ऐसे कानूनों का इस्तेमाल सिलेक्टिव तरीके से किया। दूसरी सुर्खी बनाई है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने श्रीनगर से शारजाह के लिए उड़ान जो शुरू हो रही थी उसके लिए अपनी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। खबर है कि इस मुद्दे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय में विचार विमर्श शुरू हो गया है। इस उड़ान का उद्घाटन 23 अक्टूबर के रोज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। 11 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात और घाटी के बीच सीधी उड़ान शुरू होने जा रही थी, जो कि अब नहीं हो पाएगी। होती भी है तो इसे अहमदाबाद और ओमान के रास्ते जाना पड़ेगा, घूम के लंबा चक्कर, ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा समय। इसका मतलब टिकट का भाव जाएगा ज़्यादा ऊपर, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो डायरेक्ट रूट है जो उसके ऊपर से जाता है नक्शे में, उससे हमको अलाउ नहीं कर रहा है। इस खबर के बाद इस बात पे विचार एक बार फिर शुरू हो गया है कि क्या देश अपने यहाँ की एयर स्पेसेस का इस्तेमाल इस तरह से किसी दूसरे देश को प्रेशराइज करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये उस एयरलाइन के बारे में है, उस फ्लाइट के बारे में है इनफैक्ट, जिसका उद्घाटन थोड़े ही दिनों पहले किसी देश के गृह मंत्री ने किया है, हमारे देश के गृह मंत्री ने, और बिल्कुल उसकी जो मेडन फ्लाइट होने वाली थी उसे पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया। तीसरी सुर्खी पे चलते हैं। तीसरी सुर्खी जुड़ी है डेंगू से जुड़ी हुई।
देश भर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इतने कि केंद्र सरकार ने 8 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई पावर कमेटीज रवाना कर दी हैं। ये राज्य हैं हरियाणा, केरल, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। इस साल डेंगू सीजन में अब तक भारत में कम से कम 1,16,991 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। ये थे सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। पंचामृत, इसका संधि विच्छेद करें तो हुआ 5 अमृत, यानी 5 तरह के या 5 अमृत। कौन कौन से? गाय का दूध, गाय के दूध से बना दही, गाय के दूध से बना घी, शहद और शक्कर। हम आज पंचामृत की क्यों बात कर रहे हैं? कारण है प्रधानमंत्री मोदी का ग्लासगो COP26 में दिया पंचामृत फॉर्मूला। ऑफ कोर्स उन्होंने वहां मौजूद डेलीगेट्स की अंजुली में पंचामृत नहीं डाला और न लोगों ने उसे पीकर अपने हाथों को सर पर फेरा। ये पंचामृत पीएम मोदी के बात करने का तरीका है, मेटाफर। तो ग्लासगो में करीब 200 देशों के नेताओं के सामने पीएम ने पंचामृत का जिक्र क्यों किया? 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का जो वादा पीएम ने दुनिया से किया है, उसका क्या मतलब है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में चल रहे COP26 कार्यक्रम की कुछ बुनियादी बातें। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। यहाँ पार्टीज का मतलब वो देश हैं जिनका क्लाइमेट चेंज के अभियान में हिस्सा है, वो हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। तो COP या COP देशों की इस बार 26वीं बैठक हो रही है, इसीलिए इसका नाम जो बैठक हो रही है उसका COP26 रखा गया है, क्योंकि 26वीं किस्त है इस बैठक की। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में कहते हैं UNFCCC, इसके तहत COP की बैठकें होती हैं। UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 196 देशों और यूरोपियन यूनियन के दस्तखत हैं। COP की पहली बैठक हुई थी 1995 में और इस बार बैठक का जो नंबर है वो है 26वां। अब दुनिया के देशों का ये जुटान और मंथन क्यों जरूरी है, ये भी समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC। ये 1988 में बना था और हर 5 साल में जलवायु परिवर्तन पर इसकी एक रिपोर्ट आती है। हमारे यहाँ ऐसी रिपोर्ट्स पर ज़्यादा बात नहीं होती, पर्यावरण हमारे लिए अभी उतना बड़ा मुद्दा बना नहीं, कम से कम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। इसीलिए IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट जो इसी साल अगस्त में आई थी, उस पर भी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। ये रिपोर्ट बताती है कि कयामत हमारे कितने करीब आ चुकी है। ये रिपोर्ट कहती है कि हम अभी सबसे गर्म मौसम में जी रहे हैं और इस हिसाब से 21वीं सदी के आखिर तक धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और अगर दुनिया ने बढ़ते तापमान को कंट्रोल नहीं किया तो ग्लेशियर पिघलने से समंदर का पानी इस सदी के आखिर तक 2 मीटर तक बढ़ जाएगा। 2150 तक 5 मीटर बढ़ सकता है। समंदर का जलस्तर बढ़ेगा तो दुनिया के कई तटीय शहर डूब जाएंगे। ज़्यादातर आबादी वैसे भी दुनिया में तटों पर रहती है। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 12 शहरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। लिस्ट में मुंबई भी शामिल है। तो इसीलिए दुनिया के देशों में ये चिंता है कि अब नहीं संभलेंगे तो तबाही रोकने में बहुत देर हो जाएगी। इसी तबाही को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो सम्मेलन में भारत के हिस्से की कोशिश को पंचामृत फॉर्मूले का नाम दिया है। और पीएम मोदी दुनिया के सामने जो वादे करके आए हैं उनकी खूब तारीफ भी हो रही है। हमसे यानी भारत से जितनी उम्मीद थी उससे भी 2 कदम हम आगे चले गए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो ये पंचामृत का फॉर्मूला है क्या, एक एक करके हम समझते हैं। पहला, इंडिया 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट करेगा। इसमें एक टर्म है गैर जीवाश्म ऊर्जा। ये क्या हुई? जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल यानी मृत जीवों के अंश। तो जब करोड़ों साल तक मृत पौधे और जीव जंतु समुद्र की तलछट में या धरती के नीचे जमा होते हैं तो इनकी एक मोटी परत बन जाती है और जब इस पर करोड़ों सालों तक समुद्र के पानी का या धरती की ऊपरी परतों का दबाव पड़ता है तो नीचे गर्मी बढ़ती है। अधिक गर्मी और अधिक दबाव से जो पदार्थ बनता है वो एक अच्छा ईंधन या ऊर्जा का स्रोत साबित होता है। फिर चाहे वो लिक्विड फॉर्म में मिले जैसे कच्चा तेल, सॉलिड फॉर्म में मिले जैसे कोयला, या गैसेस फॉर्म में मिले जैसा नेचुरल गैस है। साफ है कि इस तरह निकाले गए ईंधन को इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो सवाल यह है कि पीएम मोदी या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था को जिसे पर्यावरण की चिंता है उसे फॉसिल फ्यूल से दिक्कत क्यों है? बड़ा सिंपल है लेकिन फिर भी बता देते हैं। फॉसिल फ्यूल या जीवाश्मी ईंधन के चलते कार्बन उत्सर्जन होता है और अगर कार्बन उत्सर्जन होगा तो प्रदूषण होता है और इसी के लिए दुनिया कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर पूरा जोर लगा रही है और फॉसिल फ्यूल का विरोध कर रही है। अब सवाल यह है कि कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण का क्या संबंध है और इसे कैसे कम करने का प्लान जो बनाया गया है वो क्या है? ये जानने के लिए आइए पीएम के बताए दूसरे अमृत के बारे में जानते हैं। दूसरा अमृत है भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की जरूरतों को रीन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त करेगा। थोड़ी देर के लिए इस बात को पार्किंग लॉट में रखते हैं कि कार्बन उत्सर्जन को क्यों पर्यावरण के नुकसानदायक कहा जाता है और पीएम मोदी के पंचामृत की क्रोनोलॉजी के हिसाब से फिलहाल चल लेते हैं। तो इफ नॉट मोदी देन हु की तर्ज पर ही सवाल है, इफ नॉट फॉसिल फ्यूल देन व्हाट?
उत्तर है रीन्यूएबल सोर्सेस। रीन्यूएबल सोर्सेस समझने हैं तो आप बड़ी आसानी समझ सकते हैं। रीन्यूएबल मतलब जिसका फिर से निर्माण किया जा सके, फिर से इस्तेमाल किया जा सके, रादर फिर से एक बार नया किया जा सके। एक बार फॉसिल फ्यूल जल जाता है तो बाय बाय खत्म हो जाता है, राख बचती है और गैसेस। लेकिन रीन्यूएबल सोर्सेज, जिन्हें हिंदी में हम नवीनीकरणीय स्रोत भी कहते हैं, वो सदा रहते हैं, जैसे सूर्य, वायु, नदियां। तो इनसे निकलने वाली ऊर्जा हो गई रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी सतत ऊर्जा का स्रोत है, तो ये हम समझ सकते हैं। लेकिन कार्बन एमिशन में कैसे कम करते हैं? ऐसे कि जब इन माध्यमों से ऊर्जा निकाली जाती है तो कुछ जलता नहीं है, और जब कुछ जलता नहीं है तो कार्बन एमिशन का सवाल उठता नहीं है। इन चीज़ों को बनाने में हो सकता है थोड़ा कार्बन जलाना पड़े आपको, थोड़ा कार्बन उत्सर्जन हो, लेकिन जब ये चलती हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस पैदा नहीं होती हैं। सोलर एनर्जी में सूर्य की ऊर्जा सेल्स में स्टोर की जाती है। बांधों से निकलने वाली ऊर्जा या विंड एनर्जी में क्रमशः पानी और वायु के बहाव से टर्बाइंस घुमाए जाते हैं, इसलिए इनसे निकलने वाली ऊर्जा में नहीं या न्यूनतम कार्बन एमिशन होता है। पेरिस समझौते के वक्त हमने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता जो हमारी होगी वो 450 गीगावाट हो जाएगी। अब उस लक्ष्य को बढ़ाकर 500 गीगावाट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत में जितनी बिजली की जरूरत होगी उसका 50% हम रीन्यूएबल सोर्सेस से लाने वाले हैं। अब सवाल ये कि क्या हम इस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं? 2015 में मोदी सरकार ने 2022 के लिए रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा था 175 गीगावाट। इसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से आना था, सूरज से 60 गीगावाट आना था पवन ऊर्जा से। हालांकि 2021 का साल खत्म होने को है और अभी हम 100 गीगावाट तक ही पहुंच पाए हैं टोटल। 2014 में भारत की रीन्यूएबल कैपेसिटी 20 गीगावाट थी। 6 साल में हमने लगभग 80 गीगावाट की क्षमता ही और बढ़ाई है। क्या अब एक साल में इतनी क्षमता हम और बढ़ा सकते हैं? ये देखने वाली बात है, लोग स्केप्टिक हैं इसे लेकर। अब आते हैं तीसरे अमृत पर। तीसरा है भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। इस वाले पॉइंट को कई जानकार बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पंचामृत के बाकी 4 अमृत तो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, मतलब आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। ये वाला थोड़ा मुश्किल है और या तो वैश्विक दबाव या फिर भारत की पर्यावरण के मुद्दे पर सीरियसनेस को दर्शाता है। क्यों कही जा रही हैं बातें, समझते हैं। दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन अभी हो रहा है, उसमें पहला नंबर चीन का है, दूसरा अमेरिका का और तीसरे नंबर पर हम आते हैं। वैसे 1, 2, 3 में बहुत ज़्यादा गैप है। पहला बहुत आगे है, दूसरा उससे बहुत पीछे है, तीसरा बहुत पीछे है। तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन हम पहले और दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं हमारा जितना होता है। स्टिल एब्सोल्यूट नंबर्स पे हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। कुल उत्सर्जन में चीन की भागीदारी है 27%, यूएस की है 11% और भारत की है 5%। यहां से आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था। अगर प्योर नंबर्स में बात करेंगे तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार 2018 में भारत का कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगभग 3.3 अरब टन था और ऐसा अनुमान है कि ये 4 से 5% की दर से हर साल बढ़ रहा है और इस हिसाब से हम अब से लेकर 2030 तक करीब 32 अरब टन उत्सर्जन कर चुके होंगे। तो 2030 तक 1 अरब टन की कमी का मतलब है अगले 9 वर्षों में 2.5 से 3% की कमी। 1 बिलियन या 1 अरब टन कितना होता है, इसे ऐसे समझिए कि एक अनुमान के अनुसार कार एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं बल्कि अपने पूरे लाइफ साइकिल में 24 टन CO2 उत्सर्जित करती है। इस गणना के हिसाब से अगर हम चलें तो 4.2 करोड़ गाड़ियां अपनी पूरी लाइफ साइकिल खत्म होने तक 1 अरब टन CO2 का उत्सर्जन करती हैं। इतना कार्बन एमिशन सरकार ने कम करने का लक्ष्य रख लिया है और इस लक्ष्य पर हैरानी इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि भारत से उम्मीद की नहीं जा रही थी। हमने पर्यावरण को इतना गंदा किया भी नहीं है। साल 1870 से 2019 तक या औद्योगिक युग शुरू होने से लेकर अब तक दुनिया की कुल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4% रही है। 75 साल पहले तक औपनिवेशिक दौर में हमारे यहाँ से कच्चा माल लूट कर यूरोपीय देशों ने अपने उद्योग खूब चलाए। इस दौरान खूब उत्सर्जन हुआ कार्बन का। अमेरिका तो अब भी हमसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, तो भारत से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इन देशों की बनती है जो पहले से अमीरी लेकर के बैठे हुए हैं। खैर, अब इस सवाल पर आते हैं कि कार्बन एमिशन को कम करने की बात क्यों हो रही। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ब्रांडेड कंबल है इसलिए गर्म है, या फिर अगर ब्रांडेड कंबल नहीं है, चोर मार्केट से खरीदा है कोई स्वेटर तो वो गर्म नहीं है। पर फिजिक्स के जानकार जानते हैं कि कंबल या स्वेटर गर्म नहीं होता, बस इस आधार पे वो अच्छा या बुरा हो सकता है कि शरीर से निकलने वाली गर्मी को वो कितना बाहर जाने देता है और कितना अंदर ही रहने देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कंबल आपको गर्म भी रख सकता है और अगर आप बर्फ पिघलने से रोकना चाहते हैं तो आप उसको भी कंबल से ढकते हैं।
ताकि बाहर की गर्मी अंदर कम आए। अब धरती या पृथ्वी जो है वो दिन में गर्म होती है सूर्य की ऊर्जा से और रात में ठंडी होती है, क्योंकि अपनी ऊर्जा को वो उत्सर्जित करती है, रेडिएट करती है, बाहर वायुमंडल में जाती है। और धरती लगातार घूम रही है, तो एक हिस्से में उसके दिन है, एक हिस्से में उसके रात है। तो एक हिस्सा गर्म हो रहा है और दूसरा हिस्सा जो पहले गर्म हुआ था वो अब ठंडा हो रहा है। तो ऊर्जा का एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। जैसे ऊर्जा आ रही है सूरज से, उतनी धरती रेडिएट भी कर देती है। कम से कम सिस्टम यही था। जैसे शक्ति का कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस के बीच इक्विलिब्रियम था, वैसे ही ये इक्विलिब्रियम भी काम करता है। अब कई फैक्टर्स हैं, कई यौगिक हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोकार्बन, जलवाष्प धरती के लिए कंबल का काम करने लगते हैं। तभी बारिश या बादल वाली रातें उमस भरी होती हैं। इनसे सूर्य की जो गर्मी होती है वो वायुमंडल के अंदर तो आती है, लेकिन बाहर नहीं जा पाती है, वो ट्रैप हो जाती है या बहुत कम निकल पाती है। मतलब कोल्ड वॉर वाले मेटाफर के हिसाब से कहें तो रूस टूट जाता है और शक्ति का ध्रुव सिर्फ अमेरिका रह जाता है। एक हिस्सा लगातार गर्म हो रहा है क्योंकि आप पूरी ऊर्जा को रेडिएट नहीं कर पा रहे। इस सारे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इन कंबल वाली गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। और 4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं: जलवाष्प, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और हेलोकार्बन या CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये बहुत लंबी फैमिली है CFCs की, उसकी निटिग्रिटीज में हम जाएंगे नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त गैसेस जो होती हैं। इस तरह धीरे धीरे धरती गर्म होने लगती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है, और तब ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, बाढ़ आने लगती है। कई जगह सूखा पड़ता है, बाढ़ सूखा दोनों साथ में, इसीलिए क्योंकि बारिश का सीधा संबंध सूर्य की ऊष्मा, समुद्र की गर्मी और ठंडी जल धाराओं और ग्लेशियर्स और हिमनदों से है। वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब होता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो जब दिल्ली में रात होती तो वो साइबेरिया बन जाता। तो कुछ ऊर्जा तो हम रिटेन करना ही चाहते हैं। कंबल जरूरी है, लेकिन कंबल की ढेरों परतों से दिक्कत होती है, और कार्बन इमिशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह निकलना जो होता है वो सबसे मोटी और सबसे गैर जरूरी कंबल की परत बनाते हैं। इतनी कि ग्रीन हाउस गैसेस में 80% से ज्यादा कार्बन का होता है। अब ये जलवायु परिवर्तन इंसानों को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित करता ही है, साथ ही इससे हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक आवासों में भी बदलाव आते हैं। विभिन्न प्रजातियां प्रभावित होती हैं, कुछ प्रजातियां पूरी तरह से गायब हो जाती हैं, हो सकती हैं आने वाले समय में, और अन्य पनप सकती हैं और एवोल्यूशन की रेस में दूसरों से आगे निकल सकती हैं। अब ये दोनों ही चीज़ें ह्यूमन फ्रेंडली इकोसिस्टम के लिए नुकसानदायक है। ह्यूमन फ्रेंडली की बात इसीलिए क्योंकि अगर नई प्रजातियां पनप रही हैं तो जाहिर है धरती कहीं नहीं जाने वाली या अंत में जाएगी। सबसे पहले गायब होंगे हम मानव। एक दिक्कत और है, कार्बन का कंबल इतना ब्रांडेड है कि सालों साल चलता रहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार CO2 का जीवन काल निर्धारित करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती हैं। जैसे हवा में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का 65% से 80% भाग 20 से 200 वर्षों की अवधि में समुद्र में घुल जाता है। बाकी का भाग जो होता है वो बहुत धीमी प्रक्रियाओं द्वारा हजारों सालों में हटता है। इन प्रक्रियाओं में रासायनिक अपक्षय और चट्टान निर्माण जैसी चीजें शामिल हैं। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड हजारों वर्षों तक जलवायु को प्रभावित करना जारी रख सकता है। मतलब ये कि पिछले 50 और 100 सालों में हमारी गाड़ियों से, हमारे उद्योगों से जितने भी कार्बन का उत्सर्जन हुआ है वो कहीं नहीं गया है, आसमान में आज मौजूद है और हमें अभी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि एक चादर की तरफ जमा हुआ है। तापमान बढ़ने के अलावा कार्बन उत्सर्जन सीधे तौर पर मनुष्यों को प्रभावित भी करता है। स्मॉग और वायु प्रदूषण में वृद्धि का सांस की बीमारी से रिश्ता तो भारतवासी हर दिवाली से लेकर जाड़े के मौसम खत्म होने तक प्रत्यक्ष रूप से देखते ही हैं। ये फसल की पैदावार और जमीन की उर्वरक क्षमता को भी कम करता है। तो ऐसी कई वजह हैं कि हमें कार्बन उत्सर्जन को घटाना ही पड़ेगा। अब बढ़ते हैं चौथे अमृत की तरफ। पीएम मोदी का चौथा बिंदु है या अमृत है, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। अर्थव्यवस्था का प्रदूषण से सीधा रिश्ता है। कैसे? ऐसे कि विकास के लिए हमें पर्यावरण वाले बॉक्स को अनचेक करना पड़ा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते पर्यावरण का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और ये कोई शोध का विषय नहीं, सर्वमान्य सत्य है। और हमने कोयले, तेल और गैस का इस्तेमाल करना नहीं सीखा था। तब से अब तक धरती का तापमान औसतन 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण वाले बॉक्स को अनचेक करें तो प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग और उसके नेगेटिव इफेक्ट से अर्थव्यवस्था को अरबों की हानि हो रही है। अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए नए उद्योग लगाने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। आर्थिक तरक्की के लिए पर्यावरण वाली चिंताओं को थोड़ा सा नजरअंदाज करना पड़ता है। ये हम देखते भी हैं, पहाड़ों या संरक्षित क्षेत्रों में सरकारों को प्रोजेक्ट शुरू करने होते हैं तो पर्यावरण वाली चिंताओं की अवहेलना कर दी जाती है।
तो ग्लासगो में पीएम मोदी ने वादा किया है कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से कार्बन की इंटेंसिटी को 45% कम करेंगे। इसका मतलब यह है कि जीडीपी का $1 कमाने के लिए जितना कार्बन उत्सर्जन अभी हो रहा है 2030 तक उसमें 45% की कटौती कर दी जाएगी। मसलन रेलवे के उदाहरण से समझते हैं। रेलवे इस तरह के कदम उठा रहा है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 6 करोड़ टन वो कम कर ले। इसके लिए डीजल की जगह बिजली वाली ट्रेनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाकी उद्योगों को भी इस तरफ बढ़ाया जाएगा। पांचवें और आखिरी अमृत पर आते हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल यही है। पांचवा, 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। यह समझना आसान है। नेट जीरो का मतलब यह नहीं है कि भारत कार्बन एमिशन करना ही बंद कर देगा। बस ये है कि लक्ष्य के अनुसार 2070 के बाद भारत जितना कार्बन एमिशन करेगा उतना ही एब्जॉर्ब भी करने लगेगा। कैसे? कार्बन एमिशन को घटा के, कार्बन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के। कार्बन एमिशन घटाने में तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसी बातें हमने आपको बता दी। साथ ही रही कार्बन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने की, तो उसके लिए है प्लांटेशन, सबसे प्राकृतिक माध्यम। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक रिसोर्स के चलते हमारे पड़ोसी देश का नेट एमिशन माइनस में है। कौन है वो देश? भूटान। तो ये लक्ष्य पीएम मोदी ने रखे हैं। साथ ही दुनिया के विकसित देशों पर सवाल उठाया है इस बात को लेकर कि पेरिस समझौते के वक्त अमेरिका, फ्रांस जैसे विकसित देशों ने कहा था कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकासशील देशों को 2020 से हर साल $100 अरब दिए जाएंगे। विकसित देशों ने अभी यह वादा निभाया नहीं है। पिछली बार अमेरिका, कनाडा जैसे देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने का जितना भी लक्ष्य रखा था उससे वो लोग भी अभी बहुत पीछे हैं। जबकि अमेरिका जैसे देश ही पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित दिखने की कोशिश करते हैं, दावे करते हैं। नाम भी ले रहे थे बाइडेन की, चाइना नहीं आया, रशिया नहीं आया। कहते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। इसीलिए ग्रेटा थनबर्ग जैसे कई पर्यावरणविद कह रहे हैं कि पेरिस समझौते की तरह इस बार का सम्मेलन भी भाषणों तक ही सीमित रहेगा। तो इस लिहाज से भारत के ऐलानों को और लक्ष्यों को किस तरह देखा जाना चाहिए? हमारे हिस्से का ज्ञान के बाद अब सुनिए आप जानकारों की राय। सुनिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की चीफ रिसर्चर अवंतिका गोस्वामी को। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि ये टारगेट्स ये काफी है। इनसे ज्यादा और एम्बिशियस होना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या ये अचीव हो सकती है? ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी डिटेल्स काफी कम है हमारे पास बस यही इंफॉर्मेशन है कि मोदी जी ने ये 5 टारगेट्स अनाउंस किए हैं। जब ये फॉर्मल एनडीसी सबमिट होगी, जो यूएन की ओवरऑल UNFCCC है, ये है एक ओवरऑल बॉडी जो क्लाइमेट चेंज के सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस, मीटिंग्स, समिट्स ये गवर्न करती है UNFCCC। इंडिया को अभी भी इस एनडीसी को फॉर्मली सबमिट करना होगा UNFCCC के पास, तभी हम जान पाएंगे कि फाइनल टारगेट्स क्या होंगे। लेकिन अभी के लिए कहा जा सकता है कि ये टारगेट्स बहुत ही एम्बिशियस है। अगर ऐतिहासिक नजरिया से देखा जाए तो भारत ने बहुत ही कम कार्बन एमिशंस एटमॉस्फेयर में एमिट किया है। तो अभी जो है कि हमारे प्लैनेट में जो कार्बन एमिशंस है बहुत ही, मतलब 100 साल, तकरीबन 100 सालों से कार्बन एमिशंस बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो कार्बन एमिशंस हैं वो ज्यादातर US, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, रशिया, ये सारे देशों ने ये कार्बन एमिशंस इमिट किया है। भारत का ये जो कंट्रीब्यूशन है पूरे कार्बन एमिशंस में, ये कुछ 3 या 4% का है टोटल। तो अभी इसका भार हम पे नहीं है कि फ्यूचर में जो हो क्लाइमेट पॉलिसी की तरफ से हम ही उसका पूरा भार ले। हमारा कंट्रीब्यूशन काफी छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐतिहासिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत ही कम है। तो उस नजर से देखा जाए तो ये टारगेट्स बहुत ही एम्बिशियस है। अभी देखना होगा कि इनको अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या प्रोग्राम्स अनाउंस किया जाता है, फिर हम बता पाएंगे कि ये अचीव हो पाएंगे कि नहीं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से तो बड़े बड़े ऐलान कर दिए, लेकिन असल में सरकार पर्यावरण को लेकर उतनी संजीदा है नहीं। पर्यावरण मंत्रालय के बारे में कहा जाता है कि वो पर्यावरण का रखवाला होने के बजाय इस भूमिका में रहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट पर्यावरण के क्लियरेंस की वजह से ना फंस जाए। पर्यावरण के नियमों का सरकारी प्रोजेक्ट्स में कितनी ही बार उल्लंघन होता है। तो क्या वाकई मोदी सरकार पर्यावरण को लेकर गंभीर है? सुनते हैं जानकारों से।
अभी तक भारत सरकार की जो नीतियां हैं ये जो नए टारगेट्स उन्होंने अनाउंस किया है उनके साथ मिलते नहीं है। इनमें काफी बड़ा गैप है। अम, हमें पूरे देश में, देश भर में काफी मेहनत लगानी होगी इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए। हर एक सेक्टर में पर्यावरण के लिए अलग अलग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने होंगे। अभी हम इन टारगेट्स के अचीवमेंट से काफी दूर हैं। डोमेस्टिक सिनारियो में जो देखा जाए, हम अभी कोयला के यूज के लिए हम अभी भी अपने जंगलों को काट रहे हैं। तेल और नेचुरल गैस निकालने के लिए भी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहा है। हमारे एनवायरमेंटल जो लॉज हैं वो वीकन हो रहे हैं और कमजोर की जा रही हैं। और हमारा जो कोयला का इस्तेमाल है वो कम तो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट काफी सारे कोल पावर प्लांट्स जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफी सारे अभी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन 33 गीगावाट्स का कोल पावर प्लांट्स है। एंड उसके आगे जाके 27 गीगावाट्स का कोल पावर पाइपलाइन में है, अभी बनने वाली है। अभी तक उन पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो जरूर हमारे जो मतलब डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं ये इन टारगेट से बहुत ही दूर है। तो ये टारगेट्स तो हमने बना दिए जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है। अभी भारत का काफी मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इंटरनेशनली, लेकिन डोमेस्टिकली हमें बहुत अभी एक्शन लेना पड़ेगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पावर, विंड पावर, ये बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे डेवलप करना होगा। एंड हमारे देश में जॉब्स और लाइवलीहुड्स और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने होंगे। तो ये जो टारगेट्स थे ये पूरे प्रोसेस में बिल्कुल पहला कदम थे। तो अभी काफी दूर जाना होगा हमें। एक जो सबसे मेजर कंसर्न है वो ये है कि भले प्रधानमंत्री ने कॉप के प्लेटफॉर्म पे बहुत प्रोग्रेसिव बातें की हों, लेकिन जो ग्राउंड पे हो रहा है वो चिंताजनक है। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ जो फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स हैं या कोल माइनिंग, नए कोल ब्लॉक ऑक्शंस हैं वो भी डेंस फॉरेस्ट में, उनको क्लियरेंस देने की बात है। चाहे वो जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनको डाइल्यूट करने की लगातार जो कोशिश हो रही है, ये सब निश्चित तौर पे जो इंडिया का जो एम्बिशियस क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने में रोड ब्लॉक की तरह काम करेंगे। एक जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल वेदर की वजह से और वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर्स हुए हैं या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हो रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे छोटे किसान हैं वो बहुत हार्डशिप, बहुत उनको झेलना पड़ रहा है, उनके कृषि को नुकसान पहुंच रहा है। तो हम कैसे जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ट्रैप में फंसा हुआ है और उससे क्लाइमेट चेंज को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम कैसे खत्म करें ताकि जो हमारा जो धरती है, हमारी जो मिट्टी है और हमारे जो लोगों का हेल्थ है उसको भी बचाया जा सके। सरकारों के अलावा हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पहाड़, नदियों, झरनों के प्रति संजीदगी हम भी बरतें, पर्यावरण के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न करें। बड़ी खबर में बस इतना ही। अब इस मसले पर है कू की राय का वक्त। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था, प्रदूषण रोकने के लिए हर तरह के पटाखों पर बैन होना चाहिए क्या? हाँ कहने वालों का फीसदी है निराशाजनक, सिर्फ 46%, और 54% ने कहा है नहीं। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो करें। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। आगे का आपको याद आ गया होगा कि हम क्या कहने वाले हैं, ये कि एलटी शो ऑन कू के साथ आप कू करके अपनी राय बता सकते हैं। हो सकता है कि आप उसे दी ललन टॉप शो में शामिल होता देखें। शो अब यहीं ख़त्म हो रहा है। कल के दिन छुट्टी है क्योंकि कल का दिन है दिवाली। दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं। उन सारे लोगों को बधाइयाँ जो लोग अपने घर पहुंच गए हैं, अपने घर पे
परिवार वालों के साथ में दिवाली मना रहे हैं उन लोगों को अतिरिक्त बधाइयाँ जो नहीं पहुँच पाए हैं और बाद में कभी छुट्टी में जाएंगे। जो जहाँ भी है वहाँ से अच्छे चीज़ों की कामना कीजिए, अपना मन अच्छा रखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाइए, दिए लगाइए, पटाखे कम जलाइए और हमारी तरफ से है आप सबको हैप्पी दिवाली।